भाइयों और बहनों, आज हम लोग का कंपनी लॉ का पहला क्लास है। तो सेमेस्टर 2 का कंपनी लॉ का पहला क्लास हम लोग करने के लिए आ रहे हैं। कंपनी लॉ क्या है, किसे कहते हैं, कब आया था, क्या है, नहीं है, सब पढ़ेंगे। पहले आपको हम नेचर ऑफ द सब्जेक्ट बता दें। तो कंपनी लॉ आपका जो पेपर है वो आपका एमसीक्यू पेपर है बाबू। कैसा पेपर है? एमसीक्यू पेपर है बाबू। और ये कंपनी लॉ एमसीक्यू पेपर है। 80 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, पूरा एमसीक्यू आएगा। इसमें से सम्स नहीं आते हैं, सम्स बोल के कुछ नहीं है, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है और एमसीक्यू है। सिर्फ सुनिएगा, क्लास करिएगा, आपको सेक्शंस याद हो जाएंगे, टॉपिक्स याद हो जाएंगे बस। और कंपनी लॉ में 16 मार्क्स का 5 यूनिट है। तो एक चीज आपको बता दे रहे, सिलेबस का पीडीएफ आपको भेजे, बट कोई जरूरत नहीं है उसका, ओरली बोलते आ रहे, सुनते आइए। जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे उसके बारे में बता रहे आपको। तो 16 मार्क्स का 5 हम लोग का चैप्टर है इसमें। कंपनी लॉ में पूरा एक ही लॉ है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिए जैसे बिजनेस लॉ हम लोग पढ़े थे सेम 1 में, वहां पे 6 चैप्टर मतलब 6 लॉ पढ़े थे हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़े थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़े थे। वहां पर 6 मतलब 6 अलग लॉ, और यहां पर सब एक ही है। यहां पर पूरा 5 चैप्टर एक ही लॉ पढ़ना है, वो है कंपनी लॉ। कौन सा लॉ बाबू? कंपनी लॉ ही आपको पढ़ना है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर है गाइस? पहले बताइए सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ने आ रही है एमसीक्यू है कि नॉन एमसीक्यू है? एमसीक्यू पेपर है। दूसरा बताइए इस सब्जेक्ट में जो लॉ है वो एक ही लॉ पढ़ना है ना अलग अलग लॉ पढ़ना है? एक ही लॉ आपको 5 चैप्टर में पढ़ना है। और एक चैप्टर कितने मार्क्स का बाबू? 16। एक चैप्टर यहाँ पे 16 मार्क्स का है माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, और आपका 16 मार्क्स का 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, समझ रहे? और पूरा एमसीक्यू पेपर है विथ नेगेटिव मार्किंग। जैसे आपने सेम 1 में एग्जाम दिया वैसे सेम 2 में भी लॉ है। क्लियर है गाइस? सेम 2 और सेम 1 के लॉ में फर्क क्या है? जैसे हम लोग अभी तक कॉस्टिंग का 2 क्लास करा दिया आप लोग को, फिर आपका क्या, आप लोग इस ऑफलाइन बैच में एक ही क्लास है, बट नॉर्मली हम लोग ऑनलाइन में 2 क्लासेस हो गया है, बस समझे? तो उस तरह से फिर आपका क्या नाम है, ईसीबीसी का एक क्लास हो चुका है, फिर आप हम लोग का फिर कल कॉस्टिंग क्लास होगा, फिर उसके बाद फिर आपका एमएमएचआरएम का एक क्लास होगा। तो ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स रेगुलर होंगे आपके। हर वीक में हर दिन क्लास होगा आपका, जो सब्जेक्ट है को हर सब्जेक्ट का क्लास होगा। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए फिर दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, नहीं, ऐसा सीन नहीं। सारा सब्जेक्ट रेगुलर आपके टच में रहेगा, रेगुलर आपके फ्लो में रहेगा। तो इसी विचार के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक इज कंपनी लॉ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। कंपनी लॉ का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। 16 मार्क्स का चैप्टर है बाबू। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेडी ना? तो ये सब ज्ञान का बात बहुत हो गया, टॉपिक को हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू? स्टार्ट। सुनिएगा ध्यान से। कंपनी लॉ में किसके बारे में पढ़ोगे आप? तो पहला बात, कंपनी लॉ में कंपनी के बारे में पढ़ोगे। सिंपल। कंपनी लॉ में किसके बारे में पढ़ोगे? कंपनी। तो कंपनी लॉ में यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 लॉ का नाम है आपका, याद रखिएगा। कंपनीज एक्ट 2013 आपको बताते हैं 29 अगस्त। जैसे कॉस्टिंग का बुक हम लोग का फाइनल हो गया, भेज दिया आप लोग को पीडीएफ, देखे होंगे आप लोग। जिनको खुद प्रिंट कराना होगा प्रिंट करा लेना, जो लोग हमसे हार्ड कॉपी मिलोगे थोड़ा आपको वेट करना होगा, इस वीक वेट करना होगा, फिर हम लोग का बुक आ जाएगा, क्योंकि एमएमएचआरएम आएगा इसी तभी हम लोग देंगे प्रिंट आपको। ईसीबीसी का भी बुक फाइनल हो गया, वो भी भेज दिए। कंपनी लॉ का बुक अभी फाइनल नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसी कारण से आप लोग को फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ भेज दिया ग्रुप में। देखिए ग्रुप में ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों सारे बच्चों का ग्रुप में भेजा हुआ है। बस समझे ना? बुक जब आ जाएगा तो आप लोग बुक ले लेना, तो ऑनलाइन वालों आप लोग को बुक लेने से पढ़ने में सुविधा होगा। बस समझे ना? तो जब बाबू जो बात कर रहे थे ध्यान से सुनिएगा, कंपनीज लॉ का बात कर रहे थे। तो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट कब आया था बाबू? कंपनीज एक्ट 2013। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंपनीज एक्ट बहुत पुराना लॉ है। इंडिपेंडेंट इंडिया का, आजाद भारत का जो पहला कंपनी लॉ था वो 1956 में आया था। फर्स्ट कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन सा कंपनीज एक्ट? फर्स्ट कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर इंडिपेंडेंस से पहले जाएंगे तो और पुराना हो जाएगा। आजाद भारत का पहला कंपनी लॉ कौन से ईयर में आया था बताइए? 1956। बट वो आपके लिए इरेलेवेंट हो गया। क्या इरेलेवेंट हो गया? क्या कि आप जिस उम्र में हो, आप जिस जमाने में हो, आपके जमाने में आपके उम्र में आपको एक लॉ पढ़ना, उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 29 अगस्त 2013, लाइन को याद रखिएगा। 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट साहब ने, कोई भी कानून जब बनता है ना तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के बिना वो अप्रूव नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट साहब ने अपना सिग्नेचर चिपकाया था। आप लोग जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन का पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये सब्जेक्ट। क्यों बोलिए? क्योंकि सीए फाउंडेशन में भी कंपनीज लॉ है। समझे? कोई अगर सीएमए कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट में होंगे, सीएस का सेकंड लेवल एग्जीक्यूटिव वाले एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप लोग के लिए, आप लोग तो पढ़े ही होंगे सर डिटेल में,
और आप लोग तो और ज़्यादा गहराई में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर बेसिक्स पढ़ते हैं, सेमेस्टर का पढ़ाई सेमेस्टर की तरह ही होता है, बहुत बेसिक्स यहाँ पर पढ़ते हैं, मेन टॉपिक पढ़ते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। बट जब आप सीए सीएमए करिए तो वहाँ पे एक पूरा गहराई में डूब जाओगे। लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा हेल्प उन बच्चों को होगा जो लोग सीए फाउंडेशन देंगे। सीए फाउंडेशन में आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि वहाँ पर भी बेसिक्स ही है। सीए फाउंडेशन में बेसिक ही है, कंपनी लॉ पूरा एडवांस नहीं है। तो उसके बाद इंटरमीडिएट में जाएगा तो पूरा, जब तक कॉमर्स का जितना भी बड़ा बड़ा पढ़ाई करिएगा ना, कंपनी लॉ उसमें आएगा। कंपनी लॉ के बिना पढ़ाई नहीं हो, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब आएगा। भाइयों और बहनों जल्दी बताइए, कंपनीज एक्ट 2013 कौन सा ईयर में आया था? ईयर बताइए। 2013। जा बाबा, कंपनीज एक्ट 2013 का लॉ। आप लोग सोचने लगे क्या क्वेश्चन पूछ दिया भाई आदमी। कंपनीज एक्ट 2013 केम इन विच ईयर? 2013 ब्रो, 2013 तो 2013 का लॉ 2013 में आया ना। कैसा कैसा आंसर दे रहे हो। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा डेट, अब डेट यहां से रट्टा मारेंगे हम लोग। डेट 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर किए थे, और 30 अगस्त बहुत सुनिएगा ध्यान से, बोलना नहीं है बीच में, 30 अगस्त 2013 को ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिश हो गया था। कोई भी कानून बनेगा तो ऑफिशियल जो गैजेट होता है सरकार का, उसमें ये पब्लिश हो गया था। तो इट केम प्रेसिडेंट गेव हिज सिग्नेचर ऑन विच डेट? 29 अगस्त 2013। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ जो बोल रहे सुनना है, समझना, घर में रीडिंग मान लीजिए बस, ज्यादा पढ़ना दरकार नहीं। प्रैक्टिस क्या करना है घर में? खाली कॉस्टिंग प्रैक्टिस करना, बाकी सब तो क्लास में ही कंप्लीट करा देंगे आपको। बस समझिए, 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट साहब ने सिग्नेचर किया था, और बिना प्रेसिडेंट के साइन का कोई लॉ बनता नहीं। और 30 अगस्त 2013 से जो था ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिश हो गया था। सरकार का जो गैजेट ऑफ इंडिया होता है उसमें ही आ गया था। उसके बाद भाइयों और बहनों, ये लॉ होल इंडिया, पूरा इंडिया, कैसे इंडिया? पूरा इंडिया में अप्लाई होता है। ये लाइन बार बार बोलना क्यों जरूरी है? देखिए, एमसीक्यू का पेपर आया था आप लोग का एग्जाम, पढ़ाए भी थे, फिर भी बच्चे लोग सेल्स ऑफ गुड्स वाला में गलती कर दिया। एक तो बच्चे लोग ऐसे करना, हम तो বইতে পড়েছিলাম, আমার বইতে লেখা ছিল जम्मू एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तुम्हारा বইটা ओल्ड वर्जन আছে, वो बुक पुराना वर्जन है माय डियर स्टूडेंट। नया लॉ में ऐसा आपको क्या पढ़ाया था? 5 अगस्त 2019 के बाद से, बस समझे ना। तो ऐसे भी इंडिया के सारे लॉ जो है पूरा इंडिया में अप्लाई होते हैं। तो होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी तक आपको हम 4 बात पढ़ाए हैं एग्जाम ओरिएंटेड। पहला, कंपनीज एक्ट केम इन विच ईयर? विच ईयर? आप जो लॉ पढ़ रहे वो 1956 वाला पढ़ रहे ना 2013 वाला पढ़ रहे? 2013 या 1956? 2013 वाला। और 2013 का जो लॉ है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा डेट में प्रेसिडेंट साइन दिया था? सिर्फ सुनिएगा, याद करना है। और कौन सा डेट से पब्लिश हुआ था? 30 अगस्त। उसके बताइए, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया, पूरा इंडिया। कैसे इंडिया? पूरा इंडिया। याद रखिए, ये सब चीज आपको काम आएगा एग्जाम में। उसके बाद कंपनीज एक्ट में पढ़ना किस चीज के बारे में? कंपनीज एक्ट में कंपनी के बारे में पढ़ना है। कितना इजी है बाबा कॉमर्स। कंपनीज एक्ट में यू हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द कंपनी। तो यहाँ पर 5 चैप्टर में कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर 5 चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? वो कंपनी। यहाँ पर आप किसी और के बारे में नहीं पढ़ोगे। बिजनेस लॉ में क्या था? अलग अलग लॉ में अलग अलग चीज क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर के बारे में पढ़े, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत बात नहीं, 1-2 बच्चे बहुत बात कर रहे हो, यहाँ तक सुनाई दे रहा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बस समझे ना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल्स के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर पूरा लॉ में हम लोग एक ही चीज के बारे में पढ़ेंगे, वो है कंपनी लॉ। तो हियर यू विल स्टडी अबाउट कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है गाइस? पूरा इंट्रोडक्शन ये था हम लोग का बेसिक्स। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस लॉ का इंट्रोडक्शन है। इस लॉ में कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शन है, कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल है, क्या क्या कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल है, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से याद करना होगा भाई डियर बहनों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है माय डियर स्टूडेंट कि ये जो लॉ है हम लोग का, इस लॉ में 29 चैप्टर है। ये रट्टा मार लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता है। 29 बुक में है, मेरा लिखा हुआ है। जब आप बुक मिल जाएगा ना, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया करिएगा। 29 चैप्टर, 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल। ये बस यही 3 बात इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में जैसा आपको बताए थे सेम 1 में भी, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। तो बताइए, हाउ मेनी चैप्टर्स? 29। हाउ मेनी सेक्शंस? 470। हाउ मेनी शेड्यूल? तो शेड्यूल कितना है? चैप्टर, सेक्शन, चैप्टर, शेड्यूल, शेड्यूल, चैप्टर, सेक्शन, चैप्टर,
सब 100 बोल रहे हो, कोई 470 बोला, कोई 29 बोला, आप गलत बोल रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर अभी भी। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन कंपनीज एक्ट? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन कंपनीज एक्ट? हाउ मेनी शेड्यूल? मतलब ये जो पूरा का पूरा लॉ है ना, ये लॉ आया था 1956 वाला लॉ को हटा के। कंपनीज एक्ट 1956 बहुत ही पुराना लॉ हो गया था, और कंपनीज एक्ट 1956 बहुत ट्रेडिशनल हो गया था। कंपनीज एक्ट 1956 में बहुत मोटा लॉ था, मतलब बहुत सारे नियम थे उसमें, तो बहुत सारा अननेसेसरी लॉस को हटा करके, अननेसेसरी रूल्स को हटा करके एक पतला सा लॉ बनाया गया, बहुत सारे पॉइंट्स को रिमूव कर दिया। पुराना लॉ में बहुत सारे अननेसेसरी प्रोविजंस थे, अननेसेसरी लाइंस था, उन सारे चीज़ों को हटा करके कंपनीज एक्ट 2013 में नया लॉ आया, और नया लॉ जो है वो आप लोग पढ़ रहे हो, जिसमें कि 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर्स है और 7 शेड्यूल। ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा हाउ मेनी सेक्शंस? 470। हाउ मेनी चैप्टर्स? हाउ मेनी शेड्यूल्स? शेड्यूल, 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 चैप्टर, सेक्शन, 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 यस, सेक्शन 470, चैप्टर 29 और शेड्यूल 7। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो भाइयों और बहनों, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसके बाद जिस लॉ को आप पढ़ रहे हो उस लॉ का सारा डिटेल आपको देते हैं। अब यहाँ पर पूरा कंपनीज एक्ट 2013 में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कंपनीज एक्ट 2013 में आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, बट फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज कंपनी ऑल अबाउट। कंपनी क्या है? कंपनी का डेफिनेशन कंपनी लॉ में बड़ा अच्छा बोला गया है। कंपनी का डेफिनेशन कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनीज का डेफिनेशन दिया गया। कंपनी का डेफिनेशन क्या पता है? बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया गया लॉ में। लॉ का इंग्लिश तो बहुत खतरनाक है। लॉ में लिखा हुआ है कंपनी इज द कंपनी। ओ माय गॉड, व्हाट इन इंग्लिश, कंपनी इज द कंपनी। आप लोग में जिन लोगों ने भी, आज अगर आप पहली बार हमसे सुन रहे तो आपके लिए पहला एक्सपीरियंस है, बट जिन लोगों ने भी प्रोफेशनल कोर्सेज में भी सुना होगा, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा। कंपनी लॉ डिफाइन करता है कंपनी इज द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बोला कंपनी इज द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या कितना हार्ड डेफिनेशन दिया। बोला कंपनी क्या है? तो कंपनी कंपनी है बाबू। पूछेगा इंग्लिश क्या? तो इंग्लिश इंग्लिश है बाबू। तो ऐसा डेफिनेशन लॉ वाला लोग दिया है। तो लॉ वाला लोग का डेफिनेशन अगर आप याद करेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कंपनी क्या होता है। तो पहले तो हमको कंपनी का मतलब आपको समझाना पड़ेगा। तो कंपनी का जब आपको हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाएंगे, कंपनी का जब हम आपको फीचर्स पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको एक एक करके समझाते जाएंगे कंपनी के बारे में। डिटेल में अभी बताएंगे 5 मिनट बाद। पहले आप हमको ये बताइए कंपनी क्या है लॉ के हिसाब से? कंपनी कंपनी। कॉलेज में आप गए, टीचर आपसे पूछा कंपनी की आचे, कंपनी कंपनी आचे, कंपनी कंपनी आचे, बस। कंपनी क्या है? कंपनी कंपनी है। इंग्लिश बोलो कंपनी इज द कंपनी, कंपनी इज द कंपनी। ये हम नहीं बोले, लॉ में बोला हुआ। दुनिया में कोई ताकत इस डेफिनेशन को काट नहीं सकता है। बाकी डेफिनेशन को काट सकता है, इसको नहीं काट सकते, क्योंकि लॉ से ऊपर कोई नहीं होता। तो कंपनी इज द कंपनी, कंपनी इज द कंपनी। लेकिन सोचिए अगर आप 11-12 में होते और ये वाला डेफिनेशन आपको पढ़ाते और ये आप लिख देते, तो जो 11-12 का मासूम टीचर लोग है वो बेचारे काट देते। बोला ना बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बुक में ऐसे लिखा हुआ। तुम बोला कि हाँ लॉ में लिखा, बोला हाँ तुम बेसिक जानते हो, बोला हाँ जब बेसिक जानते हैं। समझे ना, कंपनी बात समझिए। तो ये आपको ना ये समझ आना चाहिए, नॉलेज होने से नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा नॉलेज को किस जगह यूज करना है। बस आप समझिए कितना। यहाँ पर आपको जब ये डेफिनेशन, जब कॉलेज में जाइएगा, कॉलेज प्रोफेसर को बोलिएगा कंपनी, बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी एज पर कंपनी लॉ। तो बोलेगा एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी इज द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर लॉ जो कंपनी से रिलेटेड है, जो एनी अदर लॉ जो कंपनी से रिलेटेड है, उसके हिसाब से जो कंपनी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो कंपनी। लेकिन ये डेफिनेशन आप 11-12 के लेवल में लिख दोगे, टीचर काट देंगे। बस बोलेगा बाबा तुम भूल भाल लिख दियो, अनसेंड लिख दियो, क्या लिख दियो, पगला हो गया। इसके अंदर लॉ बनाने वाला पगला है। हम लोग आप नहीं बोले, हम लोग लॉ बनाने वाला को पगला बोल रहे हैं आप। तो भाइयों बहनों, कंपनी इज द कंपनी as incorporated under Companies Act 2013 and any other previous law prevailing in India। तो कंपनी कंपनी है। बट यहां से आप लोग खुद सोचो ना, एज अ लेमैन अगर आप सोचेंगे, एक नया बच्चे की तरह अगर आप सोचेंगे, एक मासूम बच्चों की तरह अगर समझेंगे, इफ यू डोंट नो अबाउट कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ, कंपनी क्या है? अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ कंपनी क्या है भाई। तो अब आपको हम कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, तब आपको कंपनी के बारे में समझ आएगा। बट अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से आते हो तो कंपनी इज द कंपनी, कंपनी इज द कंपनी, कंपनी कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी क्या होगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। तो जल्दी बताइए कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? किसके हिसाब से? लॉ। लॉ बोला कंपनी कंपनी है।
सेक्शन कौन सा बताइए? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। और अब इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे कंपनी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो यहां से कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना स्टार्ट कर, ध्यान से सुनिएगा। पहले हमको यहां तक का आंसर चाहिए, बस जल्दी बताइए। कंपनीज एक्ट 2013 केम इन विच ईयर? कितना ये क्वेश्चन में तो आंसर है। कंपनीज एक्ट 2013 केम इन विच ईयर? विच डेट प्रेसिडेंट गेव हिज सिग्नेचर? 29th August 2013 and it was notified in which date? 30th August 2013 नोटिफाई हुआ था 30 अगस्त। यस। उसके बाद है माय डियर स्टूडेंट कंपनीज एक्ट में, उसके बाद हमने पढ़ा है आपको कंपनीज एक्ट में हाउ मेनी, कंपनीज एक्ट 2013 में हाउ मेनी सेक्शंस, हाउ मेनी चैप्टर्स, हाउ मेनी शेड्यूल? 29 chapters, 470 sections and 7 schedule. It is applicable to the whole India including Jammu and Kashmir. क्लियर है गाइस? उसके बाद हम लोग यहां पर आ रहे हैं कंपनी का डेफिनेशन का कौन सा सेक्शन में डिफाइन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए वो सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैंने आपको सेम 1 में भी ऐसे ही पढ़ाया था कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और वही सारे सेक्शंस भी आए थे माय डियर स्टूडेंट। अगर आप एग्जाम ठीक से दिए होंगे तो आपको पता होगा सेक्शन सारे कॉमन ही थे, क्वेश्चंस भी सारे कॉमन ही थे, ज्यादा कुछ नया नहीं था, ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, देखिए जैसे अभी स्टार्ट हुआ पहला क्लास, अगर आप थोड़ा करके रोज करिएगा, कंपनी लॉ हो, चाहे एमएम एचआरएम हो, चाहे ईसीबीसी हो, चाहे कॉस्टिंग हो, तो आपको एग्जाम टाइम में ये पैनिकनेस नहीं होगा कि हम फेल हो जाएंगे एग्जाम। और अगर आप एकदम कैजुअली पढ़ाई करोगे, रैंडमली पढ़ाई करोगे, लास्ट मोमेंट में कैप्सूल खाओगे, तो कैप्सूल की तरह ही होता है गाइस। कैप्सूल भी खाने में तभी मजा आता है जब आप तबीयत ठीक हो, आपका तबीयत ठीक ही नहीं हो गया है, कैंसर, तो खाओगे कैप्सूल होगा? किसी को कैंसर है कैप्सूल खाएगा, काम होगा? बताइए। कैंसर में समझ रहे ना, कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा, लास्ट में कैप्सूल खा के तो वही पास मार्क्स तक ही उठेगा। तो आप समझिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है परसेंटेज सीयू में 65% 70% मतलब एक अच्छा मार्क्स, डिसेंट मार्क्स माना जाता है। बस सीयू में 65-70%, 60% प्लस होने का मतलब एक वेरी गुड डिसेंट मार्क्स आपका हुआ। तो इस मार्क्स को अचीव करने के लिए यू हैव टू स्टडी है गाइस, बस में, क्योंकि आप कैप्सूल क्लासेस करके हम लोग का आप लास्ट मोमेंट में पढ़ सकते हैं, पास हो सकते हैं, बट अच्छा मार्क्स लाने के लिए तो देखिए आज एक क्लास करें कंपनी लोग जाकर रीडिंग मार ली, खत्म हो गया। लास्ट मोमेंट में फिर रिविजन करेंगे सब साथ में, लेकिन ये सब करना जरूरी है गाइस, बस में, क्योंकि ऐसा रहता तो यूनिवर्सिटी वाला लोग बेवकूफ तो नहीं है कि 6 महीना का पढ़ाई बनाता तो बोलता कि ठीक है जाइए जीके के पास कैप्सूल खा लो, कल आके एग्जाम दे देना। बात को समझिए, ये सब चीज एक प्रोसेस होता है माय डियर स्टूडेंट। तो पढ़ाई एक प्रोसेस की तरह है, ओवरनाइट नहीं होगा, तो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद इट। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। कंपनी के बारे में समझते हैं। देखिए बिजनेस बहुत टाइप का होता है, तो बिजनेस में जो सबसे बड़ा बिजनेस होता है ना, उस बिजनेस को हम लोग कंपनी बोलते हैं। द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस में जो सबसे बड़ा बिजनेस है, अभी बुक में देखने की जरूरत है, अभी सिर्फ बोर्ड की तरह देखिए, जो सबसे बड़ा बिजनेस है उस बिजनेस का नाम क्या है बाबू? कंपनी। कंपनी डज नॉट मीन एनी चाय दुकान, मुड़ी दुकान, पूड़ी दुकान। अब चाय दुकान भी अगर बहुत बड़ा है तो कंपनी हो सकता है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि कोई छोटा दुकान कोई कंपनी नहीं होता है। कंपनी इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस में सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा बाबू? कंपनी। कौन है बताइए? कंपनी। और कंपनी को कम पैसा नहीं चाहिए, कम पैसा चाहिए नहीं चाहिए, कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? वो बहुत ज्यादा। कंपनी डज नॉट मीन द स्मॉल कैपिटल, कंपनी मीन्स द लार्ज कैपिटल। And the large, it is not possible on the part of a single person to invest such a large capital. किसी एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। किसी एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो कंपनी क्या करता है? कंपनी अपना पूरा कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है। उस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? शेयर्स। क्या बोलते हैं बताइए? शेयर। जल्दी बताइए। कंपनी इज द स्मॉल बिजनेस, लार्ज में लार्जेस्ट बिजनेस। कंपनी नीड स्मॉल कैपिटल या लार्ज कैपिटल? स्मॉल, लार्ज या लार्जेस्ट? लार्जेस्ट कैपिटल। And the large capital is divided into a small part which is known as shares. कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर कोई सामान होता है, वो चिल्लाइए मत, प्यार से बोलिए, आप ओवर बग रहे क्लास में, ससी आपको ही बोल रहे। देखिए उसके बाद कोई भी चीज ओवर नहीं होना चाहिए बाबू, ओवर होने से प्रॉब्लम है। बोलना है, चिल्लाना नहीं है, बस बोलने में चिल्लाने फर्क नहीं है। आपको खुद साउंड होता है ये कैसे बोल रहा है, क्योंकि सबको डिस्टर्ब होता है ना क्लास में, आप अकेले थोड़ी बैठे हैं। देखिए इधर कैपिटल इज द, जल्दी बताइए, कंपनी इज द स्मॉल बिजनेस, लार्ज में लार्जेस्ट? स्मॉल, लार्ज या लार्जेस्ट? देखिए अभी भी तो आप लोग बोल रहे हैं, कहाँ एक तो होता सुनने में प्यार से ऐसे करते रहे, तो एक तो बात है व्हाट यू से। कम्युनिकेशन उस दिन पढ़ाई था, भूल गया क्या पढ़ाई थे बताइए? व्हाट यू से डज नॉट मैटर, हाउ यू से दैट मैटर्स। आप लोग अभी तो आप लोग बोल रहे थे, कहाँ खराब लग रहा है किसी सुनने में? हाँ ठीक है, एक होता है आंसर देना, एक होता है कि देखिए सर, जल्दी कंपनी इज द लार्ज, कंपनी इज द स्मॉल, लार्ज या लार्जेस्ट? लार्जेस्ट। और बताइए कंपनी स्मॉल है, लार्ज या लार्जेस्ट है? लार्जेस्ट है। कंपनी को कम पैसा, ज्यादा पैसा है? बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू इन्वेस्ट सच अ बिग कैपिटल। और जिसके लिए पॉसिबल भी है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम।
तो कंपनी क्या करता है, अपने पूरे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है। उस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर। तो द स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर एंड द पर्सन हु बाय द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। कंपनी जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। एंड द रियल ओनर ऑफ द कंपनी इज शेयर होल्डर। कंपनी का सच्चा मालिक, कंपनी का रियल मालिक कौन है बाबू, शेयर होल्डर। 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 जल्दी बताइए, ये बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी इज द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज या लार्जेस्ट? हाँ बोलिए ना, अच्छे से बोलिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए, लेकिन प्यार से बोलिए। कंपनी इज द स्मॉल लार्ज या लार्जेस्ट? कंपनी नीड स्मॉल कैपिटल या लार्ज कैपिटल? एंड द लार्ज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट विच इज नोन एज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि शेयर कोई सामान होता होगा। शेयर कोई सामान नहीं है गाइस। शेयर इज द राइट विच इज गिवन टू यू व्हेन यू इन्वेस्ट द मनी इनटू कंपनी। शेयर वो अधिकार है जो आपको अधिकार मिलता है। कंपनी में पैसा लगाते हैं ना तो आप कंपनी का मालिक बन जाते हैं, दैट्स इट। तो शेयर इज द नेम ऑफ द राइट। शेयर एक राइट है माय डियर स्टूडेंट। शेयर कोई सामान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शेयर कोई सामान का नाम नहीं है। फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे ना चैप्टर का तो पूरा का पूरा कंपनी लॉ ही आपको समझ नहीं आएगा। ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जल्दी कंपनी इज द स्मॉल लार्ज या लार्जेस्ट? कंपनी नीड स्मॉल कैपिटल या लार्ज कैपिटल? And the whole capital is divided into small part which is known as and the person who buy the share is known as and who is the owner of the company? इंटरेस्टिंग है गाइस, कंपनी का मालिक कोई और होता है, कंपनी को चलाता कोई और है, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। आप लोग की उम्र में ये भी बहुत ज्यादा होता है, आप लोग की उम्र में ये भी बहुत ज्यादा है, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। तो यहां पर सीन क्या है बताइए, कंपनी में भी सेम है। कंपनी प्यार किसका है, शेयर होल्डर का, क्योंकि कंपनी में पैसा किसने लगाया है, शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी को चलाने वाला, मैनेज वाले जो लोग हैं वो है डायरेक्टर्स। सो द पर्सन हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज डायरेक्टर्स। ये सब वर्ड अगर नहीं समझोगे ठीक से ना, पूरा लॉ नहीं समझ आएगा। तो जल्दी बताइए कंपनी, क्योंकि कंपनी के बारे में अब आपको समझ आया, क्योंकि कंपनी लॉ का डेफिनेशन से कुछ समझ रहा था क्या? कंपनी लॉ में क्या बोला कंपनी इज द कंपनी, इससे कुछ मीनिंग पता चला था। अब पता चला कि भाई कंपनी एक बहुत बड़ा बिजनेस को बोलते हैं। कंपनी में पैसा कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा, कम ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हाई की लो, हाई की लो, हाई की लो, फिर से बोलो, बोलो ना, बोलो। तो कंपनी नीड लार्ज कैपिटल या स्मॉल कैपिटल? लार्ज कैपिटल। और लार्ज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट विच इज नोन एज एंड द पर्सन हु बाय द शेयर इज नोन एज हु इज द ओनर? Who is the owner? Who is the owner? Very good guys. कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर। And who manages the affairs of the company? डायरेक्टर। कंपनी को चलाता कौन है बाबू? डायरेक्टर। पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया ना कि कंपनी का चलाता कौन है, मालिक कौन है, कुछ पैसा के छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारा चीज आपको बता दिए। क्लियर है गाइस? अब हम लोग एक एक करके पॉइंट आपको पढ़ाते जाएंगे बुक से और समझाते जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो पहले हमको बैकग्राउंड क्लियर करिए, स्टार्टिंग से पूरा पूछे बताइए। इसमें कंपनी लोग आपसे हम पूछेंगे बहुत, आपको चुप नहीं रहने देंगे, क्योंकि इसका रीजन क्या, इसमें याद भी बहुत करना पड़ेगा, फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। जल्दी बताइए, कंपनीज एक्ट केम इन विच ईयर? 2013। एंड इट द प्रेसिडेंट साइंड ऑन विच डेट? 29 अगस्त। उसके बताइए, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया, उसके इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूडिंग वर्ड सुनिए, इंक्लूडिंग, नॉट एक्सक्लूडिंग बोल रहे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, कंपनीज एक्ट में हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? How many chapters? How many schedule? Okay, okay, fine. And the person who invests the money is known as? देखिए इंग्लिश भी ठीक समझ जाते हैं आप लोग। The person who invests the money is known as? And the person who manages the affairs of the business is known as? क्या बात है, वेरी गुड, डायरेक्टर्स। तो कंपनी में पैसा कोई और लगाता है, चलाता कोई और है। ये बात याद रखिए, कंपनी में ये जो है मालिक कोई और है और चलाने वाला कोई और है। कंपनी में जो पैसा लगाता है वो लोग चलाता नहीं है। तो सो डोंट थिंक कि शेयर होल्डर कंपनी को चलाता होगा। शेयर होल्डर सिर्फ पैसा लगा के छोड़ देता है। कंपनी को चलाने वाले लोग कौन है बाबू? डायरेक्टर्स। क्लियर है गाइस? अब एक एक पॉइंट आपको हम बुक से पढ़ के समझाते हैं और उसका डीप मीनिंग बताते हैं। तो चलिए इसी ज्ञान के साथ स्टार्ट करते हैं। कोचिंग का बुक में देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। कोचिंग का बुक में देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। पहले तो इंट्रोडक्शन है बाबू। इंट्रोडक्शन में जो बात बोले वही सब बात पढ़िएगा, उससे ज्यादा ज्ञान में पड़ेगा। बुक से कॉपी किया, बुक से कॉपी करके तो बुक बनता है ना, तो बुक वाला पॉइंट सारा कॉपी किया हुआ है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दे, जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, पढ़ाई से रिलेटेड ही है भाइयों और बहनों। पुराना वाला जो कंपनी लॉ था वो बहुत बल्की बुक था, बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे सेक्शंस थे। उसको हटा करके नए लॉ लाए गए, कंपनीज एक्ट 2013। और याद रखिए, कंपनी लॉ का जब आप बात करते हो उसमें 3 चेन होता है। कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ बनाया कौन है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब समझते हैं ना हम लोग। बंगाल में अगर आप रहते हो तो 2 ही गवर्नमेंट है, दीदी और दादा। तो बंगाल में दीदी मतलब सीएम। सीएम कौन है? हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट हो गई। ममता दीदी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट में चली गई। और जो मोदी जी हैं वो हम लोग के सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए।
अगर आप सिंपली में समझिए, और जो एरिया का काउंसिलर होता है वो लोग होता है लोकल अथॉरिटी, उसको लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। तो आप जब कोई फॉर्म फिलअप करते हो उसमें बोलता है लोकल अथॉरिटी, तो आप काउंसिलर का नाम देते हो। स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बात समझे ना, तो वो मोदी जी लोग हो गए। तो यहाँ पर सीन क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सीन यही है कि आपको जब आप यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडेंस में ही कंपनीज रेगुलेटेड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में एक तो छोटा सा, जी बात समझिए ना, ऑफिस है, उसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC जिसको बोलते हैं। ये 3 वर्ड आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलती, जैसे सबसे पहले, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा एज ए स्टूडेंट, तो आप पहले अपना कॉलेज में जाइएगा, आप अपना कॉलेज में जाइएगा। कॉलेज वो बात किसको रिपोर्ट करेगा, यूनिवर्सिटी को। और यूनिवर्सिटी को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो यूनिवर्सिटी का जो ऊपर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका नाम है UGC। यूनिवर्सिटी तो CU है ना। देखिए आपको एज ए स्टूडेंट यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस, सम प्रॉब्लम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, तो आप प्रॉब्लम कहाँ कंप्लेन करोगे, कैलकाटा कॉलेज में। अपना कॉलेज जैसे कोई प्रफुल्ला में हो, कोई भवानीपुर में है, कोई अलग अलग कॉलेज में, पास्ट कॉलेज का नाम लेना तो जरूरी नहीं है। जो भी कॉलेज में आप अपना कॉलेज को बोलिएगा भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा, आपका कॉलेज किसको जनाएगा बताइए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को बोलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के ऊपर जो है उसका नाम है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सिमिलरली अगर आपको कंपनी चला रहे, मान लीजिए इस बॉन्डल एरिया में, बालीगंज एरिया में हम लोग अपना कोचिंग चला रहे, ये कोचिंग, मेरा कोचिंग तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, बट अगर मान लीजिए मेरा कोचिंग एक कंपनी होता, तो अगर ये कंपनी होता माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग किससे रेगुलेट होते, ROC से रेगुलेट होते। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मेरा रजिस्ट्रार, देखिए रजिस्टर और रजिस्ट्रार में फर्क होता है। व्हेन यू से रजिस्टर, तो रजिस्टर मतलब जिसमें खाता आप लोग का अटेंडेंस होता है। आप लोग कॉलेज में, सॉरी आप लोग कॉलेज में तो ऑटोमेटिक अटेंडेंस होता होगा, बटन दबाते होंगे ऑटोमेटिक आपका नाम ला जाता होगा। तो आप लोग कॉलेज में क्या है, आप लोग कॉलेज में रजिस्टर, खाता में अटेंडेंस होता है, वो बात नहीं, एंड दैट खाता इज नोन एज रजिस्टर। तो बहुत सारे बच्चे ना रजिस्ट्रार को रजिस्टर बोल देते हैं भूल से, रजिस्टर और रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार को अगर रजिस्टर बोल दीजिएगा तो जो काम होने वाला रहेगा वो भी नहीं करेगा, तो निकल नहीं पाएंगे, सेटअप बैठा दी। तो कुछ ऐसे बोले, ओरली बोल दीजिए, तो लेके डायरेक्ट आ जाइएगा ना क्लास में। अच्छा ऑनलाइन वाला में, एक मिनट रुकिए था, एक मिनट रुकिए, देखिए आप तो बात समझे बाबू। तो कंपनीज एक्ट का जो बात कर रहे थे, तो कंपनी किससे रेगुलेट होता है, सुनिएगा, कंपनी इज इमीडिएटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ROC। याद रखिए वर्ड को पहले समझ लीजिए, कंपनी डायरेक्टली किसके अंदर में आता है बाबू, ROC। मतलब हम अगर हमारी जब कोचिंग कंपनी चला रहे और कंपनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पहले कहाँ जाएंगे, ROC वाला किसको बोलेगा, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला फिर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर है, वो लोग का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑफिस है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आपके लिए, कंपनी के लिए ये सब वर्ड बार बार आप यूज करोगे, ROC, MCA, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये पूरा फैक्ट्स बेस्ड लॉ है। फैक्ट्स बेस्ड लॉ मतलब फैक्ट इसमें ज्यादा है, फैक्ट्स अगर सही से नहीं समझिएगा ना, बुक पढ़ते रह जाएगा, समझ ही नहीं आएगा पॉइंट। तो इसी बात के साथ जल्दी से बता दीजिए कि कंपनी इज द स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस या लार्जेस्ट बिजनेस। कंपनी नीड स्मॉल कैपिटल या लार्ज कैपिटल, and the large capital is divided into the small part which is known as shares, and the person who invests the money is known as, and the person who manages the affairs, डायरेक्टर। समझ गए ना, कब ये बात बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पूरा लॉ पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं कंपनी क्या है और मैनेजर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है। कंपनी का चलाने वाले लोग डायरेक्टर्स होते हैं, और पैसा जिन्होंने इन्वेस्ट किया शेयर। समझ गए बाबू, क्लियर है। अब उसमें भी बहुत तरह का शेयर है, वो सब डिटेल में आप आने वाले टॉपिक्स में पढ़ोगे। भाई और बहनों, अब यहाँ पे एक एक करके बुक से पॉइंट आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करें। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स दिया ना पॉइंट नंबर 3 में, कैरेक्टरिस्टिक्स स्लैश एडवांटेज नहीं पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब। पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। बड़ा खूबसूरत से लाइन बोला गया कंपनी के बारे में कि कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को लॉ में एक पर्सन माना गया है। पर्सन मतलब जैसे हम हैं, आप है, हमारे आपकी तरह कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन कंपनी को लॉ में, बाबू फोन मत करिए क्लास में, कंपनी आप लोग, आप नया तो नहीं ज्वाइन किया, वो 6 महीने से पढ़े फिर भी ऐसा ऐसा बात हरकत कर रहे। देखिए कंपनी जो है वो एक पर्सन माना गया लॉ में, लेकिन कैसा पर्सन माना गया बाबू, आर्टिफिशियल। कंपनी इज द पर्सन बट नॉट अ नेचुरल पर्सन, कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी पर्सन मतलब कि कंपनी को पर्सन क्यों माना गया पता है, क्योंकि कंपनी के पास हर वो राइट है जो राइट हमारे और आपके पास है। भारत के संविधान में दिया गया हर वो राइट, जो अधिकार आपका है हमारा है, वही राइट कंपनी का भी। बट कंपनी को ना आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया। क्या है, क्या कंपनी ना नेचुरल नहीं है हमारे आपकी तरह। सर हमको कैसे पता चला हम नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? आप अपना दोस्त को सुई भोग के देखिए, अगर आपका दोस्त छटपटाने लग गया मतलब वो नेचुरल है, अगर कुछ हो ही नहीं रहा है। आप लोग में कोई ऐसा है जिसको दुख नहीं होता है, रोता नहीं है जीवन में, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? हाथ उठाइए ना प्लीज।
अगर आपका जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ रास्ते, अगर आपका जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो आप इंसान ही नहीं हो, क्योंकि आप आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल और नेचुरलिटी जो होता है, बहुत बात नहीं, अब जब आर्टिफिशियल और नेचुरल में यही फर्क हो जाता है। आर्टिफिशियल और नेचुरल में यही फर्क है। नेचुरल लोग वो होते हैं जिनके अंदर फ्लेश और ब्लड हो, मांस और खून है, जिनके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। और जो आर्टिफिशियल होते हैं ना, उनके अंदर फीलिंग इमोशंस नहीं होते हैं। तो कंपनी के अंदर तो कोई फीलिंग इमोशन है नहीं, कंपनी हमारे आपकी तरह वॉक टॉक तो नहीं कर सकता, इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। तो कंपनी आपसे पूछे कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, क्या बोलोगे? और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी का सेपरेट एंटिटी होता है। सेपरेट एंटिटी मतलब द ओनरशिप लाइज इन द अनदर हैंड एंड द मैनेजमेंट लाइज इन द अनदर हैंड। कंपनी का मालिक कोई और है, चलाता कोई और है। तो कंपनी में क्या है, कंपनी का मालिक से कंपनी को कोई लेना देना नहीं। जैसे आप जियो का सिम खरीदे, बात समझिए, आप जियो का सिम खरीदे और उस सिम को यूज करके कुछ मान लीजिए टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया आपके फोन में, आपने कंप्लेन किया, तो कंप्लेन जो आप करोगे वो अंबानी के नाम पे नहीं होगा, वो कंपनी के जियो के नाम पे होगा। मतलब कंपनी के नाम पे आप केस करोगे। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, तो आप जो केस करेंगे, आप जो लीगली एक्शन लेंगे, वो कंपनी के नाम पे होगा, कंपनी का मालिक के नाम पे नहीं होगा। बात समझे क्या बोले? कंपनी का मालिक और कंपनी में कोई रिलेशन नहीं, इसी को बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मतलब ओनर इज आइडेंटिफाइड डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी। कंपनी का अपना एक आइडेंटिटी है और उसका मालिक का अपना एक आइडेंटिटी है। कंपनी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, सो कंपनी कैन बाय द प्रॉपर्टी, कंपनी कैन सेल द प्रॉपर्टी। कंपनी अपना नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी अपना नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकता है, क्योंकि कंपनी का अपना एक आइडेंटिटी है। बाबू समझ गए? आई थिंक समझ गए होंगे आप। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहे, बुक्स में तो बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ कंपनी इज इट्स इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, इट इज डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। इसका पर्सनैलिटी, कंपनी को मेंबर से कोई लेना देना नहीं। कंपनी का अपना एक आइडेंटिटी है, मेंबर का अपना एक आइडेंटिटी है। बोलो हाँ कि नहीं? अगला है गाइस लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनरशिप पढ़ाई थे, आपको याद होगा सेम 1 में। पार्टनरशिप में ना अनलिमिटेड लायबिलिटी था, एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार था, नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट में। बट यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होता है, मतलब आपका लायबिलिटी उतना ही है जितना आपने शेयर इन्वेस्ट किया है। तो आपसे पूछेगा कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। मतलब योर लायबिलिटी इज ओनली अप टू द एक्सटेंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड द मनी इन द कंपनी। जितना पैसा आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है उतना ही आपका लायबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं। जितना आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपका लायबिलिटी है। कंपनी में योर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतना ही आपका लायबिलिटी कंपनी में है। समझे कि नहीं? बोलिए। तो कंपनी में लायबिलिटी क्या होता है बाबू? लिमिटेड कि अनलिमिटेड? लिमिटेड कि अनलिमिटेड? लिमिटेड। जो बोल रहे हो वही क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, याद रखिएगा। लिमिटेड कि अनलिमिटेड? तो कंपनी हैज लिमिटेड क्या लायबिलिटी या अनलिमिटेड? लिमिटेड। तो एक बार आपको ये लाइन हम पढ़ के सुनाते हैं कि क्या लिखा हुआ बुक में। देखिए मेरा बुक में क्या लिखा हुआ है, और देखिए नोट्स में लिखा हुआ है बाबू कि द लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। नो मेंबर इज बाउंड टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। कंपनी में जितना नुकसान हुआ है उससे 1 रुपया आपको ज्यादा, जितना आपका शेयर है उससे 1 रुपया आपको ज्यादा देने का जरूरत नहीं। अगला है परपेचुअल सक्सेशन। बहुत सारे लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते, बोलते परपेचुअल सक्सेशन। दैट इज नॉट परपेचुअल, दैट इज परपेचुअल। एंड परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि द लाइफ ऑफ द, इंग्लिश में बोलते सुनिएगा, द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, लोग आएंगे और जाएंगे। कंपनी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कंपनी कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। कंपनी कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। मतलब बात समझिए, अब रिलायंस जियो, ये जियो का कंपनी जो है, जियो कंपनी अंबानी के डेथ के साथ खत्म नहीं हो जाएगा। अब बात समझिए, वो कंपनी कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कोई देख लीजिए ना, कितने सारे लोग आए होंगे, गए होंगे, पढ़ के चले गए होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। आपका कॉलेज कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, क्योंकि कॉलेज का लाइफ जो है किसी मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बताइए? सिमिलरली कोई भी कंपनी जब आप स्टार्ट करते हो ना, द लाइफ ऑफ द कंपनी, जैसे हम अपना कोचिंग पढ़ा रहे, तो मेरा कोचिंग मेरे तक ही है, मेरे बाद नहीं है। बात समझिए, मेरा कोचिंग मेरे तक ही है, मेरे बाद नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ये मेरा सिंगल मैन बिजनेस है, तो मेरा कोचिंग मेरे तक ही है, उसके बाद नहीं। अगर हम मान लीजिए ऊपर वाला ना करे, अगर हमको कुछ हो गया तो कोचिंग मेरा बंद हो जाएगा। बात समझे? एग्जाम्पल दे रहे हो, बच्चा हो क्या? बात समझे? ये एग्जाम्पल दे रहे, तो बात समझे, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हो, ये तो बच्चा वाला इमोशनल बात कर रहे हैं। बात समझे? कंपनी में क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है, आप इसका इसमें तो हम आपका एग्जांपल, बात समझिए कि मेरा एथिक्स लेवल सोच देखिए, हम इसमें तो आपका एग्जांपल नहीं ले सकते कि मान लीजिए शशि को कुछ हो गया। ऐसे तो हम नहीं बोल सकते ना,
ये सब चीज गलत लगता है, साउंड इट डज नॉट साउंड गुड। इसीलिए हमने अपना एग्जांपल आपको दिया कि मान लीजिए मेरा बिजनेस है, बात ना वो, तो माय बिजनेस विल बी अफेक्टेड बाय माय लाइफ। मेरा बिजनेस मेरे लाइफ से अफेक्ट हो जाता है। अगर मेरा तबियत खराब है तो ट्यूशन आपका उस दिन बंद रहेगा, तो मेरा बिजनेस पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही डिपेंड कर रहा। लेकिन अगर मेरा कोचिंग ना होकर के कंपनी हो जाएगा, या जब आप कंपनी बना लोगे, तो कंपनी बना लेने से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, लोग आएंगे और जाएंगे। कंपनी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इंग्लिश में बोलते हैं द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर विल कम एंड गो, बट कंपनी वाज देयर, कंपनी इज देयर, कंपनी विल बी देयर। कंपनी था, है और रहेगा। समझ गया ना? इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लॉन्ग टर्म लाइफ। इन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज, इट इज एन एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मींस दैट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी में कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। लोग आज शेयर आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। आज मालिक आप हो, कल कंपनी का मालिक कोई और होगा, लेकिन कंपनी कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। That the membership of the company may keep changing from time to time, but that does not affect the company's continuity. The death or insolvency of individual member does not in any way affect the corporate existence. Members may come and go, but the company will go forever. It continues to exist even if all its members are dead. सारे मेंबर धीरे धीरे करके एक एक करके मर जाएंगे, फिर भी कंपनी चलता रहेगा, क्योंकि लोग आएंगे और जाएंगे। कंपनी था, है और रहेगा। कंपनी का लाइफ जो है वो परपेचुअल होता है। परपेचुअल मतलब लॉन्ग टर्म लाइफ। समझे कि नहीं समझे बताइए? तीन बात तब से पढ़ा है। पहला, कंपनी का और उसका मालिक से कोई लेना देना है, तो यहाँ पे होता है सेपरेट एंटिटी। दूसरा, कंपनी में लाइबिलिटी अनलिमिटेड की लिमिटेड, मतलब जितना आप पैसा लगाइएगा उतना ही आपका लाइबिलिटी। तीसरा, कंपनी का लाइफ किसी मेंबर पे डिपेंड करता है, लोग आएंगे और कंपनी था, है और रहेगा। बोलिए हाँ कि नहीं? उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी, मेंबर अपना प्रॉपर्टी खरीदेगा, कंपनी अपना नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा। देखिए, अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉयिंग, डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये बात आपको पहले ही बता दी है कि कंपनी अपना नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, उसका प्रॉफिट एंजॉय कर सकता है। कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एसेट एंड द शेयर होल्डर्स आर नॉट द सेवरल और द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। कंपनी का प्रॉपर्टी का मालिक कंपनी ही है, याद रखिएगा। कंपनी का प्रॉपर्टी का मालिक कौन है बाबू? कंपनी। तो ये एमसीक्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस सिंपल पॉइंट है, कंपनी का मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद है ट्रांसफरेबल शेयर। कंपनी में क्या होता है? शेयर ट्रांसफर होते हैं। शेयर ट्रांसफर होते हैं मतलब शेयर ट्रांसफर होते हैं मतलब शेयर 1% टू अनदर पर्सन, 1% टू अनदर पर्सन। जैसे हम शेयर खरीद रहे, अभी हम शेयर खरीदे, फिर हमको पैसा का दिक्कत हुआ, हम शेयर किसी और व्यक्ति को बेच दिए, तो शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। नॉर्मली शेयर्स है क्या बाबू? ट्रांसफरेबल। इसके बाद कुछ यूनिक केसेस है जो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ा रहे सिर्फ उतना ही फोकस करिए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोलिए? कॉमन सील। पहले ट्रांसफरेबल शेयर वाला पढ़ा दे आपको, एक बार रीडिंग कर दे कि क्या लिखा हो। देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इन सेक्शन 44 डिक्लेयर्स द शेयर्स और डिबेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। दस इनकॉर्पोरेशन इनेबल्स द मेंबर टू सेल हिज शेयर्स इन द ओपन मार्केट। अपना शेयर को आप कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम का। लास्ट पॉइंट है कॉमन सील। What is the meaning of common seal guys? कॉमन सील का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट सुनिए, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी का तो सिग्नेचर है होता नहीं है, तो कंपनी का तो अपना कोई सिग्नेचर नहीं है, इसीलिए कंपनी का एक स्टैम्प बनाया जाता है। उस स्टैम्प को बोलते हैं, कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर को बोलते हैं कॉमन सील। जैसे आपका कॉलेज, आप किस कॉलेज में पढ़ते हो ये ज्यादा मैटर करता है, ना कि आपके कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है। आपके कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है ये एकदम मैटर नहीं करता है। किसी को याद है अपना कॉलेज का प्रिंसिपल का नाम? पता है तो बताइए। बोलिए अब। आर पानी। अच्छा, प्रफुल्ल चंद कॉलेज में आप, ओके बस समझे। तो जैसे देखिए, ये जो पानी सर है, तो पानी सर को सुनिए, अच्छा एक मिनट, ये जो पानी सर है, तो पानी सर को हम या आप कोई नहीं जानते। आपके कॉलेज के अंदर भी लोग, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते मैं कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो आपके कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि ये हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल अच्छे। क्यों बोलिए? क्योंकि आपका कॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन हु इज द प्रिंसिपल। ये मैटर नहीं करता गाइस। आपका कॉलेज का वैल्यू है, आपके कॉलेज का प्रिंसिपल का वैल्यू तभी है जब कॉलेज का स्टैंप है। कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट, ऐसे तो हम भी साइन कर देंगे प्रिंसिपल बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर का वैल्यू तभी होगा जब उसमें कॉलेज का स्टैंप होगा। तो प्रफुल्ल चंद्र कॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट, हु इज द प्रिंसिपल डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आप श्रीनाथ शास्त्री में हो ये इंपॉर्टेंट है, आप भवानीपुर में हो ये इंपॉर्टेंट है, कौन प्रिंसिपल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात को समझिए जो बोलना चाह रहे। कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट होता है? कंपनी में कंपनी का अपना स्टैंप होता है, उस स्टैंप को हम लोग ऑफिशियल सिग्नेचर मानते हैं, और उस ऑफिशियल सिग्नेचर को लॉ का लैंग्वेज में बोलते हैं कॉमन सील। तो एवरी कंपनी हैज अ कॉमन सील। कोई रास्ता बच्चा जो है वो आपका हाथ पकड़ लिया रास्ता में और आपको बोला कि अंकल बताइए ना कंपनी कॉमन सील का मतलब क्या होता है, तो बोल देना बेटा देखो कॉमन सील का मतलब होता है ऑफिशियल सिग्नेचर। कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? कॉमन सील। कॉमन सील मतलब होता है स्टैम्प।
ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज नोन एज कॉमन सील। बिना स्टैंप का कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता, याद रखिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? इसीलिए आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर, प्रिंसिपल साहब का जो सिग्नेचर है, दैट इज नॉट टू इंपॉर्टेंट अनलेस और अंटिल इट इज बैक्ड बाय द स्टैंप। उसके पीछे स्टैंप होगा, अगर स्टैंप नहीं होगा तो वो जो सिग्नेचर है उसका रत्ती भर भी वैल्यू नहीं। क्लियर है गाइस? तो आज हम लोग यहां तक पढ़ेंगे और फिर अगला दिन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाइयों बहनों, मैं सारा टॉपिक आपसे पूछ रहा हूं, पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया, कुछ टॉपिक में छापी नहीं है। आराम से कंपनी लॉ कभी भी स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाएगा तो समझ जाओगे, क्योंकि पहला दूसरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही लॉ है ना, इसीलिए। बाबू हम पूछ रहे हो क्या, बताइए। कंपनीज एक्ट केम इन विच डेट? कौन सा डेट में पास सिग्नेचर कौन सा डेट? 29 अगस्त। कौन सा ईयर? आप लोग जो पढ़ रहे हो 2013। हाउ मेनी सेक्शन? चैप्टर? शेड्यूल? अच्छा बताइए, कंपनी स्मॉल, लार्ज या लार्जेस्ट? स्मॉल अमाउंट या लार्ज अमाउंट? लार्ज अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट विच इज नोन एज द पर्सन हु बाय द शेयर इज नोन एज, एंड हु मैनेजेस द कंपनी? डायरेक्टर्स मैनेज करता है बाबू। और उसके बाद ये कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड कि अनलिमिटेड? कंपनी का लाइफ किसी के ऊपर डिपेंड करता है? लोग आएंगे और कंपनी था, है और ओके। और उसके बाद ये कंपनी में जो कंपनी के जो लोग हैं, कंपनी का जो कंपनी कौन सा पर्सन, नेचुरल की आर्टिफिशियल? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर को क्या बोलते हैं? कॉमन सील। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे।